दोस्तों, इस भाग को सुनने से पहले मैं आपसे इतना ही कहूंगा कि इसका पहला भाग जरूर सुनें। धन्यवाद। अभी 2008 चल रहा है। राजीव को हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसकी तुरंत मौत हो गई थी। ठीक उसी के मर्डर में मुझे 3 साल की सजा हुई है। अभी मेरे 2 साल बाकी हैं। न जाने ये दर्दनाक पल कैसे बीतेगा, न जाने मैं इस नरक से कब बाहर आऊंगा। यहां पर बच्चों को सुधारने की जगह और बिगाड़ा जा रहा है। बाहर से नशीली चीजें मंगवाकर उनको नशे में धुत रखा जा रहा है, और जैसे जैसे जो रिहा हो जाते हैं तब उनसे नशे के लालच में अपराध करवाए जाते हैं। ठीक इसी जेल में मेरा एक दोस्त बना था जिसका नाम नितिन था। नितिन एक गरीब घर का लड़का था, छोटी मोटी चोरियां करता रहता था। इसी तरह एक दिन उसने बेकरी से ब्रेड चुराई। उसी वक्त वहां पर किसी का मर्डर हो गया। हड़बड़ी में जब नितिन भागा तो उसको पकड़कर मर्डर का चार्ज लगाकर उसे अंदर कर दिया। बात रही मेरी, मैंने शुरू से अभी तक किसी प्रकार का नशा नहीं किया था, इसीलिए अक्सर वो मेरे ही साथ रहता था। लेकिन एक दिन जब मैंने उसको बताया कि मैं किस तरह यहां पर पहुंचा, तब से उसने भी मुझसे बात करना छोड़ दिया था। खैर, एक रात मैं अपने सेल के बेड पर लेटा हुआ था। मुझे राजीव और दीपक की बहुत याद आ रही थी। इतने में ही अचानक से मुझे बाहर से थाली गिरने की आवाज़ आई। उस वक्त मेरे ही बगल में नितिन लेटा हुआ था। मैंने सोचा कि शायद कोई बच्चा नशे में धुत होकर आया होगा, लेकिन फिर एकदम थाली और डबरू के बजने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे कोई पूजा चल रही हो। मैं तुरंत ही अपने सेल से बाहर झांक रहा था, जिसके बाद वो आवाज़ आना बंद हो गई। उस वक्त सेल की पूरी गली में अंधेरा छा रखा था। मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने चिल्लाते हुए पूछा, कौन है यहाँ? उसी वक्त अंधेरे में नितिन निकल कर आया और वो मुझे घूरे जा रहा था। मैं डर के मारे वापस अपने बेड की तरफ भागा। मैं जैसे ही बैठने वाला था कि तुरंत नितिन मेरे सामने आ गया। मैं अचानक से नीचे गिर गया। मैं कहने लगा कि दूर हो जा मुझसे। इसके बाद सेल की लाइट ऑन हो गई। नितिन ने मुझसे कहा, क्या हुआ अमिताभ, तूने भी चढ़ाना शुरू कर दिया? मैंने एक बार चैन की सांस ली और देखा कि नितिन तो ठीक है। फिर मैं चुपचाप अपने बेड पर सो गया। मैं कुछ दिनों तक यही सोचता रहा कि कहीं ये सब कुछ मेरे साथ दोबारा शुरू तो नहीं हो गया। मैंने इस बारे में नितिन से बात की। मैंने उसे बताया कि मैंने रात को क्या देखा। नितिन ने मुझसे कहा कि अमिताभ, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे अपना दिमाग का इलाज कराने की ज़रूरत है। पर खैर, मैं उसकी बकवास सुनकर ग्राउंड की तरफ चले गया। मैं ग्राउंड में बेंच पर बैठा हुआ था। कुछ बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर नशा कर रहे थे। मैं ठीक उन्हीं की तरफ देख रहा था। मैं ये देख रहा था कि उनमें से एक बंदा मेरी ओर ही देखे जा रहा है। उसकी आंखें एकदम उसी जगरी की तरह लाल दिख रही थी। मैं तुरंत वहां से भाग खड़ा हुआ। मुझे देखकर वो सब मेरे पीछे पीछे भागने लगे। ये सब देखकर मैं एकदम से रुक गया। फिर वो बंदा जो लगातार मुझे घूर रहा था, उसने मेरा कॉलर पकड़ के कहा कि क्या रे तू, अपन की कंप्लेंट वार्डन से करेगा? तू जानता है मुझे? मैंने उससे कहा, हाथ हटा कॉलर से। उसने मुझसे कहा, तू मुझसे फालतू बोलेगा? उसने मुझे एक जोरदार का थप्पड़ मारा। बदले में मैंने भी उसको एक थप्पड़ मारा। इतना होते ही उसके सारे दोस्तों ने मुझे एकदम से घेर लिया। सब ने मिलकर मुझे बहुत मारा। थोड़ी ही देर में नितिन वहां पर पहुंच जाता है। मुझे मार खाता देख वो मुझे बचाने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे सब लोग वहां से चले जाते हैं। नितिन ने मुझसे कहा कि अमिताभ, तू पागल हो गया है। तूने रोहित से पंगा क्यों लिया? ये साला पैदाइशी चर्सी है, अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खराब कर रहा है। अब देखना, ये तुझे नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, उसी ने पहले हाथ उठाया था तो मैंने सिर्फ अपने बचाव में हाथ उठाया था। खैर, मैंने मेडिकल रूम में जाकर डॉक्टर से मरहम पट्टी करवाई। डॉक्टर पट्टी लगाते समय मुझसे कहने लगा कि तुम्हारा ये हाल किसने किया? मैंने कहा, है कुछ नशेड़ी ग्राउंड में। इसके बाद डॉक्टर ने भारी आवाज में कहा कि शायद ये तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा मिल रही है। मैंने तुरंत ही डॉक्टर की तरफ देखा और पाया कि उसके दांत एकदम नुकीले और बाहर निकले हुए थे। उसके सर से लगातार खून बह रहा था। मैं तुरंत ही उठकर वहां से भाग गया। नितिन रूम के बाहर ही खड़ा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा कि क्या हुआ, भाग क्यों रहा है? मैंने कहा, वो डॉक्टर, उसको जाकर देख। इतने में ही डॉक्टर भी बाहर आ गए। तब तक उनकी शक्ल एकदम नॉर्मल थी। दोस्तों, कहीं ना कहीं मैं समझ गया था कि वो जगरी
अब मुझसे बदला लेने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। खैर, उस रात मैं खाना लेने के लिए लाइन में लगा हुआ था और ठीक जब मैं अपनी थाली में खाना रख ही रहा था कि अचानक से अर्जुन ने मेरी थाली को हवा में उछाल दिया। ये सब देखकर वार्डन चिल्लाकर कहता है, अबे पागल है क्या? अर्जुन ने तुरंत कहा, ओह सॉरी, मैं भूल गया था कि आज की रात तो इसकी आखिरी रात है। कोई बात नहीं, तू आराम से खाना खा। उसने इतना कहा और वो वहाँ से चला गया। न जाने मुझे ऐसा क्या हुआ, मैं तुरंत अपने सेल की तरफ भागा और जाकर बेड पर चादर ओढ़कर बैठ गया। कुछ ही देर बाद नितिन सेल में आया और कहने लगा कि अमिताभ तुझे क्या हुआ? मैंने नितिन से कहा कि यार वो कमीना कह रहा था कि आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। मेरी बात सुनने के बाद नितिन ने भारी आवाज में कहा, तो इसमें गलत क्या है? नितिन तुरंत ही मेरा गला दबाने लगा। मैंने बहुत कोशिश की पर न जाने उसका हाथ मैं नहीं छुड़ा पा रहा था। धीरे धीरे मेरी आंखें बंद हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कि जैसे मैं बेहोश होने वाला हूं। कुछ 3 या 5 मिनट बाद मेरी आंखें खोली। मैंने साफ साफ देखा कि कोई आदमी मेरी तरफ एक डंडा लेकर आ रहा है। मैं तुरंत ही उठता हूं और उसका डंडा मेरे तकिए पर लगता है। मैं तुरंत ही चिल्लाते हुए सेल से बाहर भाग गया। उस वक्त पूरी गली खाली थी। भागते भागते मैं चेंजिंग रूम में घुस गया। मैंने वहां पर देखा कि एक लड़का अपने कपड़े प्रेस कर रहा था। मैंने तुरंत उससे कहा कि भाई मेरी मदद कर, वो लोग मुझे मार डालेंगे। वो लड़का नॉर्मली मुझसे कहता है कि भाई अब तेरा समय आ चुका है। उसका चेहरा पूरा खून से भरा था, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद हो रखी थी। ये सब देखकर मैं वहाँ से भाग गया। जैसे ही मैं चेंजिंग रूम से बाहर आया तो मैंने पाया कि नितिन मेरे सामने था। कहने लगा कि अमिताभ तुझे क्या हुआ? इतना कहकर वो चेंजिंग रूम में गया और चिल्ला के कहने लगा कि अमिताभ ये तूने क्या कर दिया? मैं ठीक जब चेंजिंग रूम में वापस पहुंचा तो देखा कि वहाँ कोई राक्षस नहीं बल्कि अर्जुन था। कुछ ही देर में वहाँ पर भी भीड़ इकट्ठा हो गई। हर कोई मेरी तरफ देखता रहा। किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। अर्जुन को तुरंत ही क्लिनिक में ले जाया गया। कुछ ही देर बाद मैं अपनी सेल पर वापस चला गया। मैं लेटा लेटा यही सोच रहा था कि आखिरकार मैंने ऐसा क्या कर दिया। मैं तो मदद मांगने गया था, न जाने कब मैंने उस पर हाथ उठा दिया। ऐसा करते करते दोस्तों अभी 2008 चल रहा है और आज मेरी रिहाई का आखिरी दिन है। आखिरकार मैं अपने घर जा पाऊंगा। मैं धीरे धीरे खुद को तैयार कर रहा था। मैंने अच्छे से अपने कपड़े पहने और मैं बाहर की तरफ निकला। सारी फॉर्मेलिटी पूरी करने के बाद मैंने बाहर जाकर देखा तो मेरे पिताजी सामने खड़े थे। मुझे उनकी आंखों में बहुत सारा प्यार दिख रहा था पर मैं पिताजी से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। पिताजी मेरे पास आकर मुझे गले लगाते हैं। मैं एकदम भावुक हो चुका था, लेकिन एक भारी आवाज़ में पिताजी मुझसे कहते हैं कि शाबाश बेटा, बहुत अच्छा काम किया। मैंने धीरे से पिताजी की तरफ देखा तो मुझे फिर से वही जगरी दिखाई दिया, लेकिन अब तक मैं सब कुछ समझ चुका था कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। मैंने पिताजी को नहीं छोड़ा, उल्टा उन्हें गले लगाकर बहुत देर तक रोने लगा। इसके बाद पिताजी और मैं वापस घर चले गए। घर जाकर मैंने पिताजी से सब कुछ कहा कि ये सब कुछ हो रहा है मेरे साथ। पिताजी ने कहा कि ठीक है, मैं करता हूँ कुछ। 1-2 दिन यूं ही गुजर गए। फिर पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा दरअसल वो आदमी उसी पास के गांव का रहने वाला था। उसका नाम कमल था। उसके माँ बाप बचपन में ही चल बसे थे। उसका और कोई नहीं था। मैंने पिताजी से तुरंत कहा कि पिताजी आपको ये सब कैसे पता? पिताजी ने कहा बेटा जब तुम जेल में थे तब ये सारी बातें मुझे अजय सर ने बताई थी। और तो और उन्होंने तुम तीनों को इस केस से दूर रखने के लिए न जाने क्या क्या किया। वो मुझसे कह रहे थे कि अमिताभ को अब कभी भी अपने से अलग मत करना। दोस्तों ये सारी बातें सुनकर मेरी आंखें भर आई। थोड़ी ही देर बाद पिताजी लाइट बंद करके कमरे में चले गए। मैंने पिताजी के जाने के बाद तुरंत ही लाइट ऑन कर दी। मैं सोचने लगा कि मुझे आज तक वो जगरी दिखाई देता है। बस यही सोचते सोचते मैं चुपचाप सो गया। थोड़ी ही देर बाद अचानक से जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि कमरे की लाइट ऑफ है और मेरी चादर गायब है। मैं तुरंत ही अपने घुटनों के बल दीवार की तरफ बैठ गया। मुझे अचानक से फिर उसी जगरी की आवाज़ सुनाई देती है। वो कहता है अमिताभ तुम्हारे पापों का समय आ गया है। मैंने बैठे बैठे ही कहा मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। दोस्तों इसके बाद ठीक उसी अंधेरे में मेरे पिताजी अचानक से बेड पर मुंह के बल लेट जाते हैं
मैं उठकर पिताजी को हाथ लगाता हूँ। पिताजी अचानक मेरी तरफ देखते हैं। उनकी आंखें एकदम सफ़ेद हो रखी थी। वो ठीक मेरा पैर पकड़कर मुझे घसीटते हुए बाहर की ओर ले जाते हैं। उसी बीच मेरी आंखें दोबारा खुलती हैं। मैं खुद को हॉल में पाता हूँ। हॉल पूरा अंधेरे से भरा हुआ था। इन सब के बीच में बहुत ज़ोरों से चिल्लाता हूँ। थोड़ी ही देर में माता पिता मेरे सामने आते हैं। पिताजी ने मुझसे कहा कि क्या हुआ अमिताभ। मैंने माँ से कहा, प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ो, वो मुझे चैन से जीने नहीं दे रहा है, प्लीज़ मुझे बचा लो। मैं आपको नहीं बता सकता कि मेरे साथ क्या क्या हो रहा है। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और अपने साथ सुलाया। इसके अगले दिन पिताजी और मैं हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। पिताजी ने मुझसे कहा कि बेटा, तुम्हारे जेल जाने के बाद अजय सर ने मुझे एक बात बताई थी। वो कह रहे थे कि तुमने जिसको मारा है वो शायद तुम्हारा पीछा तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक उसे शांति नहीं मिल जाती। और तो और सर ने यह भी कहा था कि इस चीज़ से बचने का एक ही रास्ता है, मुझे तुम्हें जागर में ले जाना पड़ेगा। मैंने पिताजी के सामने हाथ जोड़े और उनसे कहने लगा कि पिताजी, जो कुछ भी हो प्लीज़ मुझे बचाओ, मैं ये ज़्यादा सहन नहीं कर सकता। पिताजी ठीक अगले ही दिन सुबह 5 बजे की गाड़ी से पिथौरागढ़ के लिए निकल पड़े। करीब 5 घंटे के बाद हम रुद्रपुर पहुंचे। वहाँ पर मैं और पिताजी ढाबे के पास खाना खाने के लिए रुके थे। मैं ठीक हाथ धोने के लिए बाहर की तरफ गया। मैंने जैसे ही सिंक पर अपना मुंह हाथ धोया और एक बार मेरी नज़र शीशे की तरफ गई तो यकीनन मैं एकदम से डर गया। मैंने पाया कि मेरी दोनों आंखें सफ़ेद हो चुकी थी। अचानक से पूरे ढाबे में शांति छा चुकी थी। मेरे दिल की धड़कनें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। अचानक मेरे कानों में ऐसी आवाज़ पड़ी जैसे कोई मंत्र गा रहा हो। मैं तुरंत ही भागकर बेंच पर वापस बैठ गया। उसी पल मैंने देखा कि मेरे सामने राजीव बैठा है और उसकी दोनों आंखों से खून बह रहा है। वो ठीक किसी प्रकार का मंत्र गा रहा था। मेरे हाथ में अचानक से पेन आ गया। मेरे हाथ उस वक्त बहुत काँप रहे थे। मैं लगातार राजीव का चेहरा घूरे जा रहा था। अचानक से पिताजी ने टेबल पर हाथ पटक दिया। पिताजी मुझसे कहने लगे कि अमिताभ, चम्मच को नीचे रखो। ऐसा लगा मानो कि मैं तुरंत ही होश में आ गया। मैंने उस चम्मच को तुरंत ही फेंक दिया और चुपचाप जाकर कार में बैठ गया। न जाने कब मेरी आंखें लगी, मुझे मालूम ही नहीं चला। मुझे मेरे कानों पर पिताजी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जो कि लगातार मुझे उठा रहे थे। इसके बाद मैं कार से बाहर निकला और पाया कि मैं पिताजी के साथ स्कूल के बाहर खड़ा था। मैं सब देखकर एकदम सुन्न हो गया। उस वक्त मुझे किसी भी चीज़ की कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, बस वो ज़मीन दिखाई दे रही थी जहाँ पर दीपक गिरा था। इसके बाद मेरी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ती है जो मुझे पढ़ाया करते थे। मैं अजय सर को देखकर गले लग जाता हूँ। अजय सर मुझसे कहते हैं कि अरे जल्दी चलो, अभी हमें कहीं और भी जाना है। मैं अजय सर के साथ कार में बैठता हूँ। रास्ते में अजय सर बताते हैं कि अमिताभ, उस रात मैंने तुम तीनों को हॉल में देखा था, पर मैं जितनी देर में तुम्हें रोक पाता तब तक तुम निकल चुके थे। मैंने सोचा कि तुम तीनों की कल खबर लूँगा, मगर इतने में ही तुमने ऐसा काम कर दिया। शुरू शुरू में मुझे नहीं पता था कि ये सब काम तुमने किया है, लेकिन जब मैंने दीपक का आखिरी लेटर पढ़ा और अगर मैं वो नोट नहीं पढ़ता तो शायद कमल से पीछा छुड़ाने का तरीका नहीं पता होता। मैंने अजय सर से कहा कि सर, आखिरकार उस नोट में ऐसा क्या था। अजय सर ने कहा, आगे देखते रहो। कुछ ही देर में रात हो गई। पिताजी ने गाड़ी रोड के किनारे रोकी। फिर हम तीनों उतर के रोड के बगल वाले छोटी सी मिट्टी के घर में घुसे। घर में घुसते ही मैं देखता हूँ कि एक हॉल में एक बड़ी सी दरी बिछा रखी है और दीवार के एक कोने में हवन लगा रखा है। वहाँ मैंने कुछ लोगों को देखा, जो लोग डमरू और थाली लेकर बैठे थे, और ठीक कुछ लोग दीवार के दूसरे कोने में बैठे थे। इसके बाद हम तीनों जाकर वहाँ पर बैठ गए। एक आदमी सभी को पूजा की थाली से टीका लगा रहा था और फिर इतने में एक आदमी डमरू बजाना शुरू कर देता है। साथ ही साथ वो कुछ गाने भी गा रहा था, जो कि मेरी समझ से बाहर था। कुछ मिनट तक उसका गीत ऐसे ही चलता रहा और कुछ ही देर बाद अचानक से मेरे बगल में बैठे एक आदमी न जाने कैसे अपने आप हिलने लगा। उसकी नज़रें नीचे झुकी हुई थी। जैसे ही सबकी नज़र उस आदमी पर पड़ी, वैसे ही डमरू के साथ साथ वो थाली बजाने वाला दोनों की आवाज़ एकदम से बढ़ने लगती है। मेरे बगल में बैठा आदमी एकदम से चिल्लाने लगता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मेरे हाथ पैर काँप रहे थे। मेरी आंखों ने जैसे उस आदमी की तस्वीर खींच ली हो। वो आदमी धीरे धीरे खिसकता हुआ हॉल में घुटनों के बल बैठ जाता है
ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा था। अजय सर ने मेरा हाथ जोर से पकड़ रखा था। उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा कि अमिताभ कहीं मत जाना। वो आदमी डमरू और थाली की ताल पर लगातार नाच रहा था। थोड़ी देर में उस आदमी से पूछा जाता है कि तुम कौन हो। नाचने वाला कहता है कि जानना चाहता है मैं कौन हूं। उसकी उंगली का इशारा मेरी ओर था। कहने लगा कि मैं इसकी मौत हूं, मुझे इसकी मौत चाहिए, मुझे ये चाहिए। अजय सर एकदम से चिल्ला बैठते हैं, कौन है तू? उसी बीच डमरू और थाली की आवाज़ दोबारा तेज होने लगती है। न जाने क्यों पर मैंने देखा कि उसी ताल पर अजय सर भी नाचने लगते हैं। सर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि जैसे वो होश में हो। मैं पहली बार अजय सर को इस हालत में देख रहा था। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि अचानक अजय सर को क्या हुआ। लेकिन जब डमरू और थाली बजना बंद हुआ तब अजय सर नीचे बैठकर उस आदमी की तरफ देखने लगते हैं और फिर एक थाली में रखे हुए चावलों को मुट्ठी में भरकर उस आदमी की ओर फेंकते हैं। इसके बाद वो पूछते हैं कि आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया? तू आखिर कौन है ये सब करने वाला? तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आखिरकार तूने अपने कातिल को मार दिया, पर अब इस बच्चे को क्यों परेशान कर रहा है? अजय सर ने एक बार और उसके ऊपर चावल फेंके। दोस्तों सच कहूं तो सर का ये तरीका मैं पहली बार देख रहा था। इससे पहले मैंने उनको एकदम साफ साफ बातें करते हुए सुना था, लेकिन आज माहौल कुछ अलग ही था। लेकिन तभी वो दूसरा आदमी बोल बैठता है, अब मुझे कौन पूछेगा? मेरा तो कोई भी नहीं है, कौन मुझे याद करेगा? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? अजय सर ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तो तू इस बच्चे की बलि मांगेगा? इसके पिताजी यहाँ पर हैं, इसकी माँ है, इसका पूरा परिवार है। तू ऐसा इसके साथ कैसे कर सकता है? तू इसे ऐसी जिंदगी क्यों देना चाहता है जैसी तू जी रहा है? इसकी गलती की सजा इसको मिल चुकी है, तो तू कौन होता है इसे इसके परिवार से छीनने वाला? बोल। वो आदमी अचानक सर के सामने झुककर रोने लगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपने दुख के कारण इसके परिवार को तकलीफ दी, मुझे माफ़ करो। सर ने कहा, तुझे किसने कहा कि तुझे पूछने वाला कोई नहीं है? ये बच्चा पूछेगा, इसकी आने वाली पीढ़ी पूछेगी। बस शर्त यह है कि आज के बाद तू इसके परिवार को परेशान नहीं करेगा। बोल, इसके परिवार को परेशान करेगा या नहीं? आदमी ने कहा, नहीं करूँगा प्रभु। उसके ऐसा बोलते ही वो डमरू और थाली बजाने वाला साथ में तालमेल बिठाते हैं और दोबारा गाना गाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में वो आदमी चुपचाप से जाकर कोने में बैठ जाता है, जैसे मानो उसको कुछ पता ही ना हो कि अभी तक उसके साथ क्या हुआ। सबके सब अजय सर के पास जाकर घुटनों पर बैठ जाते हैं। अजय सर उनके ऊपर चावल फेंक कर उनकी पीठ थपथपाते हैं। इसके बाद मैं भी ठीक अजय सर के सामने बैठ जाता हूँ। फिर वो कहते हैं कि अपना ख्याल रखना। वो ठीक थाली से विभूति उठाकर मेरे सर पर लगाते हैं। कुछ ही पलों में अजय सर भी एकदम शांत होकर बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद अजय सर और मैं और साथ में कुछ लोग पहाड़ की तरफ जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ पर पहुँचने के बाद कुछ लोग पत्थरों से एक छोटा सा घर बनाते हैं। फिर उसमें से एक आदमी कहता है कि बेटा, अब तुम हर वर्ष आकर इस मंदिर में कमल की पूजा करनी होगी। देखना, तुम्हारा सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, ये कहानी तो यहाँ ख़त्म हो जाएगी, मगर लोगों के साथ कैसा कैसा होता है? क्या ये कहानियाँ कभी ख़त्म हो पाएंगी? मैं बस आपको इस कहानी के जरिए इतना कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड में अभी भी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको जान पाना यहाँ के लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। जो इंसान वहीं पला बड़ा होता है, उनको इस चीज़ की ज़्यादा नॉलेज होती है। बस उसी में से किसी एक इंसान ने मुझे ये कहानी भेजी है। मुझे उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।